नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट कौशिक और इस वीडियो को आप लोगों के लिए एडिट किया है हमारी एडिटर शोमा ने। स्वागत करता हूं कागज नगर के लोकल समाचारों में आप सभी का। दोस्तों, आज तारीख है 26 नवंबर 2024 और दिन है मंगलवार का। क्या क्या हुआ कागज नगर में, ये सारी जानकारी लेकर के मैं आ गया हूं आप सभी के सामने। तो कागज नगर और हमारे आस पड़ोस के इलाके में क्या चल रहा है, इस जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बीच में छोड़कर मत जाइए दोस्तों, भगा भगा कर मत देखिए, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, आज क्या क्या हुआ ये बताने से पहले दो विषय आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा आज की वेदर अपडेट। दोस्तों, आज ठंडी थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ गई, टेम्परेचर थोड़ा सा और गिर गया। 27.5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आज दोपहर को 2:30 बजे के करीब नोट किया गया है और लगातार ठंडी हवाएं आज चलती रही पूरे कागज नगर के आस पड़ोस के इलाके में। रात की बात बताऊं तो रात को तो टेम्परेचर 13 डिग्री के आसपास चले जाएगा, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है। मतलब और ठंडी बढ़ने वाली है। जैसे जैसे दिसंबर का महीना और करीब आ रहा है, ठंडी बढ़ रही है। दिसंबर में बताया जा रहा है कि टेम्परेचर रात के समय में 2-3 चले जाएगा। ऐसे में आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग जो है अपने गर्म कपड़े, अपने चादर, कंबल सब कुछ निकाल के रेडी रख लीजिए। अब आपको बताता हूं दूसरी बात। आज चूंकि 26 नवंबर है, आज सालगिरह है हमारे संविधान का। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी किताब संविधान जिसके अंदर लिखा हुआ है पूरे देश का कानून, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कैसे क्या चलेगा, कैसे एक मंत्री देश की सेवा करेगा, कैसे उसके ऊपर प्रधानमंत्री होगा, उसके ऊपर राष्ट्रपति होगा, हम नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं, क्या हमारे पास फैसिलिटीज हैं, क्या विदेशियों के पास फैसिलिटीज हैं, हमारे और एक विदेशी में क्या क्या फर्क है, क्या एक ऑफिसर का ड्यूटी है और क्या हमारी ड्यूटी है। ये सारी चीजें जो है एक संविधान के अंदर लिखी हुई हैं। कितने राज्य है हमारे देश में, उन राज्यों का नाम क्या है, कितने भाषा है हमारे देश में, उन भाषाओं का नाम क्या है, कैसे हम बड़े राज्य को छोटा कर सकते हैं, बाहर के देश से एक एक्स्ट्रा राज्य को हमारे देश में मिला सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ना एक संविधान के अंदर लिखी हुई है। और संविधान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है दोस्तों, अच्छी खासी बड़ी नॉलेज की चीज है। इसमें ज्यादा पन्ने तो नहीं होते, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आप चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, जो भी आपको लैंग्वेज पुराती हो उसमें आप संविधान के बारे में पढ़ सकते हैं, संविधान की किताब को ही पढ़ सकते हैं। तो आज 26 नवंबर की तारीख है। आज से 75 साल पहले संविधान जो है लिख के कंप्लीट कर लिया गया था। इसको जो है ऐसे तो बताते हैं लोग बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति का काम इतना बड़ा नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर लिखने वालों के ग्रुप के प्रेसिडेंट थे, लेकिन उस ग्रुप में और बहुत सारे लोग थे। आप इनकी तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो है एक पूरे के पूरे ग्रुप का फोटो लगा हुआ है। डीपी खैतान, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और यहाँ पे आप बीच में देख सकते हैं BR अम्बेडकर बैठे हुए हैं। अल्लाड़ी कृष्णा स्वामी अय्यर, BN राव, और यहाँ पे जो खड़े हुए हैं उनको आप देख सकते हैं BL मिट्टर और KM मुंशी खड़े हैं, नरसिम्हा गोपाल स्वामी अय्यंगार खड़े हैं। तो ये जो लोग हैं यही वो गैंग है जिसने जो है पूरे के पूरे संविधान को लिखा है। इन्होंने ही तय किया है कि ये देश कैसे कौन से कानून से चलेगा। और हो सकता है दिन प्रतिदिन नए नियम कानून आ सकते हैं, दुनिया के साथ अपने को भी बदलना है। तो ये बदलने का हक भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है। हमारे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले जाकर के जो है इस संशोधन करते हैं इस संविधान के अंदर में, और हमारे देश को हमेशा अपडेट रखते हैं। तो याद रखिए 26 नवंबर के दिन जो है संविधान लिख के तैयार हो गई थी, और प्रधानमंत्री तब के जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके इंस्ट्रक्शन पर कहा गया था कि अपन 26 जनवरी को जो है संविधान का लॉन्चिंग करेंगे, उस दिन अपन अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली जो स्टूडेंट है, मैं चाहूँगा कम से कम एक बार तो अपने लाइफ में, अगर आप इंटर डिग्री वगैरह कुछ पढ़ रहे हैं, संविधान के बारे में ज़रूर पढ़िए, संविधान को ज़रूर पढ़िए एक बार के लिए। बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, इसके अंदर छोटे छोटे रूल्स और कानून जो है लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इससे पहले कि न्यूज़ को मैं शुरू करूँ, आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। शुरू हुई कंकालम्मा यात्रा, जनरल डब्बे बढ़ाएगी रेलवे, नए एयरपोर्ट से कागज नगर का नाम गायब, गुप्त धन खोदने वाले गिरफ्तार, किसानों को दाल का सहारा, इधर बंदर उधर कुत्ते, आ गया दूध का हिसाब। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पहली खबर से। आपको पता ही है कागज नगर और आस पड़ोस का इलाका, यात्रा, मेला, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। अभी कुछ दिनों पहले ही जो है
टोकरी में यात्रा हुई थी, वहाँ पे भी हज़ारों की भीड़ पहुँची थी। आने वाले टाइम पे गंगापुर का यात्रा होने वाला है, वहाँ पे भी बहुत भीड़ होने वाली है। हमारा शिव मंदिर इस गाँव का जो है, वहाँ पे भी अच्छी खासी मेले, भीड़, ये सब कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। ऐसे में एक और यात्रा के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो कि बहुत ही बड़ी यात्रा है हमारे इलाके की। ये यात्रा होती है दोस्तों कौटाला में। आप चाहे तो बस में बैठ करके कौटाला जा सकते हैं। बस स्टैंड से काफ़ी करीब में आपको मिलेगा कंकाल अम्मा गुट्टा। इस गुट्टे के ऊपर जब आप चढ़ेंगे पहाड़ी पर, तब आपको दर्शन होंगे एक मंदिर के, कंकाल अम्मा केतेश्वर गुड़ी के। यहीं पे यात्रा होने वाली है। यात्रा आज से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है दोस्तों। रविवार के दिन वहाँ बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। आप चाहे तो कंकाल अम्मा माता के दर्शन करने के लिए कौटाला जा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पहली खबर। अब चलते हैं आज दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर है दोस्तों हमारी रेलवे से जुड़ी हुई। दोस्तों आप लोग, कई लोग देखते होंगे कि जनरल डब्बे में हमेशा भीड़ रहती है। ट्रेन और क्यों नहीं आते, ऐसे भी कई सारे लोग हमसे पूछते हैं, क्यों ना ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, तीसरी पटरी तो लग गई है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो है बातचीत होते रहती है दोस्तों। तो ऐसे में हमारे सिकंदराबाद डिवीजन ने एक चीज़ देखा कि बिहार के तरफ जो भी गाड़ी कागज नगर पे से जाती है, बहुत रश होता है उसमें। उसके बाद जो ट्रेन आंध्रा उड़ीसा के तरफ जाती है, उसमें भी काफ़ी भीड़ होती है। गोदावरी एक्सप्रेस हो गई, विशाखा एक्सप्रेस हो गई, ये सब आप लोग जानते होंगे अगर आप हैदराबाद आते जाते हैं तो। वहाँ महाराष्ट्र के तरफ ना, निजामाबाद, पूर्णा, परभणी के तरफ भी जो ट्रेनें जाती हैं ना, उसमें बहुत भीड़ होता है। ऐसे में रेलवेज़ ने एक फैसला किया है। रेलवेज़ ने ये फैसला किया है कि जनरल डब्बों की संख्या बढ़ाई जाएगी। लेकिन जनरल डब्बे बढ़ाएंगे कैसे? खुद के पास होना चाहिए ना जी। नया जनरल डब्बा होगा तब तो जोड़ेंगे। तो इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने 6000 नए जनरल डब्बों का ऑर्डर जो है नेशनल रेलवे बोर्ड को दिया है। कहा जा रहा है कि देश में जो रेल डब्बा कारखाना है रायबरेली में, वहां पे इन 6000 रेल डब्बों का ऑर्डर दिया गया है। डब्बे रायबरेली में बनेंगे, चक्के हमारे काजीपेट में बनने वाले हैं। तो नए जनरल डब्बे आने से क्या होगा, आप लोगों को क्या फायदा होगा, कागजनगर को क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि जिन ट्रेनों के पुराने हो गए हैं जनरल डब्बे, उनको चेंज किया जाएगा, नंबर 1। दूसरी चीज ये होगी कि कुछ ट्रेनों में जहां रश ज्यादा रहता है, जैसे हमारी दानापुर एक्सप्रेस हो गई, इसमें क्या करेंगे, 2 जनरल डब्बे एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। इससे क्या फायदा होगा, अपने को भीड़ थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, और एक फायदा ये होगा, जैसे हमारी कागजनगर एक्सप्रेस है, इंटरसिटी एक्सप्रेस है, ये पूरे के पूरे जनरल डब्बों की ट्रेन है। हो सकता है ऐसे नए ट्रेन जो है और बनाए जाएं, इन जनरल डब्बों को जोड़ के, नए वाले डब्बों को जोड़ के। तो ये फायदा होने वाला है दोस्तों नए जनरल डब्बे आने से। क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सब आप लोगों को मैंने आपको बता ही दिया। आप लोगों की क्या राय है जनरल डब्बों को लेकर, कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य बताएं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज पे। ये है ट्रेन के बाद प्लेन वाली न्यूज में। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उड़ान नाम की एक स्कीम लॉन्च की है। उन्होंने बताया कि इतने सारे प्लेन आजकल बढ़ गए हैं, इन प्लेनों को चलाने के लिए हैदराबाद में, मुंबई में, दिल्ली में बहुत ट्रैफिक हो जाता है। ऐसे में इन लोग क्या करना चाहते हैं कि छोटे छोटे एयरपोर्ट्स खोलना चाहते हैं। तो उड़ान स्कीम के तहत क्या हो रहा है, छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट खुल रहे हैं दोस्तों। आपको बता दूं, उड़ान स्कीम का जो पहला लिस्ट आया था नए एयरपोर्ट्स का, उसमें हमारे चंद्रपुर में एक नया एयरपोर्ट सैंक्शन हुआ था। बात करूं चंद्रपुर की, एयरपोर्ट बन के रेडी है, अभी चालू नहीं हुआ है। वहां पे क्या कर रहे हैं, नए नए जो पायलट बन रहे हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है प्लेन उड़ाने का। खैर वहां पे प्लेन तो अभी चालू है, लेकिन पब्लिक के लिए अभी उसको शुरू नहीं किए हैं। उड़ान की दूसरी जो लिस्ट अभी आई है ना दोस्तों, दूसरी लिस्ट के अंदर हमारे वारंगल को एक नया एयरपोर्ट मिलने वाला है। वारंगल को नया एयरपोर्ट मिलने वाला है, साथ ही साथ मिलने वाला है हमारे भद्राचलम, कोत्तागुड़म को भी नया एयरपोर्ट मिलेगा। रामगुंडम को भी नया एयरपोर्ट सैंक्शन हो गया है। आदिलाबाद को भी नया एयरपोर्ट सैंक्शन हो गया है। कागजनगर क्या पाप किया, आप सोच ही रहे होंगे। कागजनगर का नाम भी भेजा जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक किसी ने कागजनगर का नाम उड़ान स्कीम के तहत भेजा ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। अगर भेज दिए होते तो शायद आज कागजनगर में भी एक छोटा सा 1 स्ट्रिप एयरपोर्ट लॉन्च हो गया होता। खैर, आशा है कि अभी तो बीजेपी के एमएलए आ गए हैं, बीजेपी की सरकार सेंट्रल में बैठी है, उड़ान स्कीम के तहत कागजनगर का नाम जो है वो भी लिख के भेजेंगे। और तीसरी जो लिस्ट आएगी उड़ान स्कीम की, उसमें कागजनगर को भी एक छोटा सा डोमेस्टिक एयरपोर्ट मिल जाएगा। एयरपोर्ट मिलने से कागजनगर को क्या फायदा दोस्तों, हो सकता है यूपी बिहार के लिए एक प्लेन उड़ा देंगे यहाँ से। अच्छा, हो सकता है कि हैदराबाद के लिए दिन को एक प्लेन उड़े, छोटा सा 12 सीटर 15 सीटर प्लेन, जिसमें कुछ लोग चले जाएंगे उनकी सुविधा के हिसाब से। अच्छा, कुछ इमरजेंसी मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, इमरजेंसी सामान हो गया, हैदराबाद से कागजनगर लाने में ईजी हो जाएगा।
ये सारी चीज़ें होंगी। और एयरपोर्ट के आस पड़ोस के इलाके का रेट बढ़ जाएगा, वहाँ पे नए घर बनेंगे। हाँ, ये सारी चीज़ें होगी दोस्तों अगर एयरपोर्ट कागज़नगर में सैंक्शन हो जाए तो। एक्चुअली यहाँ पे एक एयरपोर्ट तो नहीं, उसको एरोड्रम कहा जाता है, जिसमें एक छोटी सी एरो स्ट्रिप होती है, वो था। वो आप लोगों को पता होगा, एसपीएम और सर सिल्क फैक्ट्री ये दोनों बिरला ब्रदर्स की थी। और बिरला ब्रदर्स क्या करते थे, कोलकाता में रहते थे। वो लोग क्या करते थे, कोलकाता से यहाँ प्लेन में आते थे, प्लेन में आके वहाँ एरोड्रम पे उतरते थे, सर सिल्क के पास में थी वो, और वहाँ उतर के अपने अपने बंगले में 2-4 दिन रह के वापस उसी प्लेन से चले जाते थे। लेकिन अब तो वो जगह बंद हो गई है, उसको कहीं और बेच दिया गया है किसी के पास, वहाँ पे अभी घरों के वेंचर बन रहे हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों एयरपोर्ट को लेकर। अब बढ़ते हैं अगली खबर पे, जो कि है गुप्त धन के बारे में। जी हाँ, गुप्त धन के बारे में खुलासा हो गया है, गुप्त अब और गुप्त नहीं रह गया। तो क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे नज़दीक में पेंचिकल प्लेट के आस पड़ोस में वहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ है दोस्तों, जंगल है, बहुत घना जंगल है, पहाड़ है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा, कुछ सुनने में आया कि वहाँ पे ना खजाना छुपा हुआ है। तो वो लोग वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद में वहाँ पे खुदाई करने लगे। खुदाई जैसे ही करना शुरू किए, रात को 9 बज रहे थे, खुदाई चालू की, खोदते वहाँ पहले पूजा वूजा कुछ करते हैं, वो पूजा वूजा करने के बाद वहाँ पे खुदाई चालू किए। 9, सवा 9 बज गए, 9:30 बज गए, इतने में फॉरेस्ट वाले वहाँ पहुँच के इन लोगों को पकड़ लिए। क्यों पकड़े? गुप्त धन खोजना इलीगल है। अब अपने घर के आंगन में भी अगर खोजने बैठे ना, वो भी इलीगल है। ये हमारे कानून में लिखा हुआ है कि गुप्त धन वगैरह कुछ नहीं होता, आप ऐसा कोई खुदाई नहीं कर सकते। तो जो भी गुप्त धन खुदाई करते हुए दिखेगा, सीधे पुलिस के पास उसकी खबर पहुंचा देना, पुलिस वाले उसको डाल देते। तो ये है दोस्तों गुप्त धन की खबर। अच्छा, ये लोग कौन है ये भी बता देना चाहता हूँ मैं। कितने लोग हैं आपको बता रहा हूँ। एक तो लोकल आदमी है, इसका नाम कुछ वसंत राव बताया जा रहा है, ये मुंबई गुड़ा का है, पेंचिकल पेट का। इसके अलावा प्रवीण कुमार 1, वेंकन्ना 2, और एकला वेंकन्ना है 3, और सुरेंद्र है 4, अंजना है 5, रमेश है 6। 6 जने हैं, ये 6 के 6 जने करीमनगर से आए। क्या बोले तो यहाँ पे इन लोगों को गुप्त धन होना कर। तो होता है दोस्तों, कभी कभी खजाना निकल जाता, लेकिन हमेशा खजाना निकलेगा ये कोई गारंटी नहीं है। वो क्या होता, कुछ बड़े लोग रहते हैं ना, उन लोग छोटे हैसियत के लोगों को उल्लू बनाने के लिए ये सब करते, बोलते कि मैं गड्ढे में वो खोदा, निकली, उसके बाद में अमीर बन गया, आज देखो बड़ा आदमी। ये सब क्या है, छोटे लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए ये लोग ऐसा कहानी बनाते हैं, और लोग जो है मान भी जाते, गुप्त धन की खोज में भागने भी लगते। तो ये है दोस्तों गुप्त धन की कहानी। अब आता हूँ असली धन पे। हरे वाला धन, हरा वाला धन मतलब खेती, जिससे एक्चुअल कैश निकलता। खेती की बात बताऊं, इस साल दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा, बेमौसम बरसात हो रही। अब जब गर्मी पड़ जा रही, दिवाली के टाइम पे गर्मी, पंखे लगा के लोग दिवाली मना रहे। तो ये हाल था। किसान काफ़ी परेशान थे। किसान बोल रहे थे कि हमारा खेत क्या होगा पता नहीं। इस बार तो जो हमारा धान का खेती है उसमें भी हैंड मिल गया, कपास की खेती भी कुछ अच्छे क्वालिटी की नहीं हुई। लेकिन हमारे किसानों की एक आदत बहुत अच्छी है दोस्तों, वो लोग ना जब कपास उगाते उसके बीच में, 2 कपास के बीच में एक तुअर की दाल भी लगा देते वो लोग एक लाइन से। तो इस बार चावल हैंड दिया होगा, कपास हैंड दिया होगा, मिर्ची हैंड दी होंगी, लेकिन दाल इस बार अच्छी प्रॉपर निकल गई है। आंकड़े आए वो भी मैं आपसे बताना चाहूँगा। सबसे बम्पर जो खेती हुई दाल की इस बार आदिलाबाद जिले में हुई। 48,039 क्विंटल दाल जो है आदिलाबाद से निकला। सेकंड नंबर पे अपन है, 31,000 क्विंटल की दाल की खेती करे। थर्ड नंबर पे निर्मल है, 10,150 क्विंटल दाल की खेती हुई। आखिर में मंचिरियाल वाले 790 क्विंटल दालिच उगाए। तो ये थी दोस्तों दाल जो कभी हैंड नहीं देती, इस बार लाज रख ली किसान की। किसान के लिए बोनस साबित हुई दाल। अच्छा, अब बढ़ेंगे अगली खबर पे। कागजनगर शहर में एक तरफ बंदर, दूसरी तरफ कुत्ते बहुत परेशान करके हैं। मैं आप लोगों को करीब 1-2-3 महीने पहले बताया होगा था कि कागजनगर अपना जो फ्लाईओवर है वहाँ से उतरने के बाद जब अपन पेद्दावागू जाते हैं पंप हाउस की तरफ, शमशान की तरफ, वहाँ पे एक म्यूनसिपैलिटी का बैरक है। इस बैरक के अंदर में इन लोग कुत्ते, बंदर जैसे जानवरों को कैद करके रख सकते, लेकिन अभी तक नहीं रखे। वो बैरक अभी भी खाली के खाली पड़े हुए हैं। कुत्ते आज़ाद घूम रहे रोड के ऊपर। अब तो बंदरों का कहर भी देखने को मिल गया। जैसे मौसम ठंडी हो गई, थोड़ा सा गर्मी होने के लिए क्या होता, बंदर लोग जंगल छोड़ के शहर में आ जाते। तो कागजनगर में बंदरों का उत्पात भी अब बढ़ गया। अब ये हाल है दोस्तों कि एक तरफ बंदर से पब्लिक परेशान है, दूसरी तरफ कुत्ते से पब्लिक परेशान है। अब इनके बारे में रोज कहीं ना कहीं पे शिकायत देखने को मिल रही। बंदर अगर नोच भी दिया, काट भी दिया तो रेबीज का टीका लेने के लिए भागना, कुत्ते काटे तो भी रेबीज का टीका लेने के लिए भागना। अब ये टीके ले लेके दे के डॉक्टर्स भी परेशान हो गए हैं।
तो आपकी क्या राय है? क्या आपके एरिया में बंदर आया था? कमेंट में मेरे को बताना। बंदर या कुत्ता कोई भी आपको अगर हार्म किया होगा, आपका एरिया का नाम लिख दिया तो भी काफ़ी है मेरे को, मैं समझ जाऊँगा कि उस एरिया में बंदर या कुत्ते की बहुत परेशानी है। फिलहाल आप फोटो में देख सकते हैं, रोड के ऊपर जो है ये बालाजी नगर के एरिया की फोटो है। यहाँ बंदर परेशान करके है, या रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर कुत्ते घूम रहे, वो भी आपको दिख ही रहा होगा। तो ये थी दोस्तों बंदर और कुत्ते की खबर। अब आते हैं आखिरी खबर पे, जो कि है दूध से जुड़ी हुई। दाल हो गया, अब दूध के ऊपर आ जाएंगे। हमारे देश में दूध का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध निकालने वाला अगर कोई कंट्री है तो वो हमारा देश इंडिया है। हमारे जितना दूध कोई देश पे एक्सपोर्ट नहीं होता। और ये अच्छी बात है, दूध खाली एक प्रोडक्ट नहीं है, दूध से मक्खन भी निकलता, घी भी निकलती और बहुत कुछ आइटम, पनीर बनता। तो एक दूध से आप बहुत कुछ बना के बेच सकते हैं। चंद्रपुर में जाइए, वो जो गोल बाजार है ना, वहाँ पे आपको 2-3 दुकान मिलते, लाइन से डेयरी प्रोडक्ट रहता, उनके पास इतना कम रेट में मिलता ना दोस्तों। दूध भी सस्ती, घी भी सस्ता, दही भी सस्ती, पनीर भी सस्ता, सब कुछ वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाता। मार्केट में 540 रुपये अगर रेट है पनीर का, तो वहाँ 460 रुपये में मिल जाएगा आपको। तो एक दूध की ताकत इतनी रहती है दोस्तों कि आप उससे बहुत कुछ बना सकते, बहुत कुछ बेच सकते हो। तो दूध जो है हमारे देश का धीरे धीरे एक बड़ा पावर सेक्टर बनते जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा, कागज नगर में दूध का शॉर्टेज हो रहा। हाँ, आप जो सुन रहे सही बात सुन रहे। कागज नगर में ना पिछले साल से कम दूध प्रोडक्ट हुआ इस बार प्रोडक्शन गिर गया है दोस्तों। पूरे आदिलाबाद सेक्टर में गिर गया है। जो सामने आई बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारे पूरे आदिलाबाद सेक्टर की बात करता हूँ तो लोग कितने हैं, 27 लाख लोग हैं हमारे आदिलाबाद सेक्टर में। 27-27.5 लाख पकड़ लीजिए। इस 6 से 7 लाख लोग डेली दूध खरीदने वाले लोग हैं। अच्छा, लेकिन दूध कितने लोगों के लिए आ रही बोले तो सिर्फ 4 लाख लोगों के लिए ही दूध आ रही है। इतना ही प्रोडक्शन हो रहा, 4 लाख लोगों के लिए ही अपना आदिलाबाद सेक्टर प्रोडक्शन निकाल पा रहा है। और कितना निकाल रहा बोले तो 3,86,000 लीटर जो है दूध डेली का डेली हमारे आदिलाबाद सेक्टर में निकल रहा। अच्छा, यहाँ पे जानवरों की भी बात कर लेंगे। जानवर कम हो गए बोल के तो हमारा दूध भी कम हो गया ना यहाँ पे। तो जानवर जो है यहाँ पे हमारे जिले में, आदिलाबाद पुराने जिले में 3,03,000 जानवर है दोस्तों। लेकिन इसमें से दूध देने वाले जानवर कितने हैं, 2,56,000। अब कुछ गाय रहती, उन लोग दूध नहीं दे पाते, तो छोटे बच्चे भी रहते कुछ गाय के बछड़े, तो उन लोग भी दूध नहीं दे पाते। ऐसे में क्या है, सिर्फ 2,56,000 ऐसे जानवर हैं हमारे आदिलाबाद सेक्टर में जो कि दूध निकाल पाते हैं। अब आप लोग समझ ही रहे होंगे दोस्तों कि कितना दूध का डिमांड है और कितनी दूध हमारे पास आ रही। अब ये जो डेफिसिट है, गैप है, ये कैसा क्लियर हो रहा बोले तो वहाँ करीमनगर से दूध मंगा के यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यादवा थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है दूध के प्रोडक्शन को लेके। दूध का प्रोडक्शन और बढ़ाने की ज़रूरत है आदिलाबाद सेक्टर में। दूध का बिजनेस एक बहुत अच्छा और ज़बरदस्त बिजनेस है दोस्तों। अगर आप गाय वगैरह नहीं भी पालना चाह रहे तो कम से कम डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस तो आप लोकल लेवल पे अच्छा ही चला सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी लंबी हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा अपना। नमस्कार।